पहले वाले चैप्टर का नाम बताओ क्या था? फैक्ट्रीज एक्ट, याद रहेगा। अब जो है नाम देखो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, ब्रैकेट में क्या लिखा है? रेगुलेशंस एंड एबॉलिशन। समझना, सबसे पहले आपको इसके नाम समझने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मतलब समझना है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर से क्या समझ में आ रहा है कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया था लेबर डायरेक्टली अपॉइंट करो और इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली वाला है। फॉर एग्जाम्पल समझना, मुझे है ना गार्ड अंकल हमारे यहाँ पे काम करते, हमने गार्ड अंकल को अपॉइंट नहीं किया, हमने एजेंसी को अपॉइंट किया। क्या बात समझ में? हमने एक एजेंसी को बोला है कि भैया हमें गार्ड की जरूरत है। अगर अंकल को छुट्टी चाहिए होगी 3 दिन 4 दिन, तो हम नहीं छुट्टी देंगे, वो एजेंसी देती है। दैट मीन्स वो डायरेक्टली क्या हमारे हमारे साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं। मतलब कि अक्सर तुमने देखा होगा फैक्ट्रीज में जो भी लेबर, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हो, ठीक है, वो एक ठेकेदार होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो लेबर्स को ले लेकर आ रहा होता है, ठीक है। तो मैं अगर एम्प्लॉयर हूं, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उस ठेकेदार के साथ। ठेकेदार उन लेबर्स को लेकर आ रहा है, उन वर्कर्स को लेकर आ रहा है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ये वो वर्कर्स हैं जो थ्रू थ्रू इनडायरेक्टली मेरी कंपनी में आ रहे हैं, मेरी फैक्ट्रीज में आ रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो यहाँ डेफिनेशन आपको दिखेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ये आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि एक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। ब्रैकेट में क्या लिखा था? रेगुलेशंस एंड एबॉलिशन। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के साथ हिस्ट्री में, पास्ट में देखा जाए तो बहुत गलत होता था, ठीक है। तो उन सारी चीजों को सिस्टमैटिकली रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट आया, और जो गलत होता था उनको एबॉलिश करने के लिए आया। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पढ़ेंगे भी, थोड़ी देर से पढ़ाती हूँ, पहले आ जाओ हिस्ट्री विस्ट्री देखेंगे। समझ में आया? एक्ट का नाम समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। चलो, सबसे पहले लिखा है कि क्या पढ़ने वाले? एक्ट ही पढ़ने वाले। ये जो हिस्ट्री है यहाँ से बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ। ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आता, लेकिन ये थीम समझने की जरूरत इसीलिए क्यों बनाया क्यों गया, इसका लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री की बात करूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर पहले है ना बहुत समय पहले एग्जिस्ट करता था, ठीक है। धीरे धीरे इंडिया में ये चेंज होता जा रहा है। एम्प्लॉयर हैड डिफिकल्ट टू हायरिंग वर्कर्स डायरेक्टली, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को डायरेक्टली वर्कर्स नहीं मिलते थे, तो उन्हें क्या करना पड़ता था? इनडायरेक्टली लोगों को हायर करना पड़ता था। लेकिन जब वो इनडायरेक्टली हायर करते थे मिडिल मैन कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है, तो इनको वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करता था। वो उन सारी एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए ये एक्ट बना, ठीक है। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, देखो ये कमीशन कब बना था? 1860, मतलब 1860 मतलब अंग्रेजों के जमाने का कमीशन है। इस कमीशन ने सजेशन दिया कि भैया इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए, ठीक है। फिर सेकंड 5 ईयर्स प्लान, थोड़ा बहुत इंडियन इकोनॉमी याद आ रहा होगा। फर्स्ट 5 ईयर्स प्लान, सेकंड 5 ईयर्स प्लान में है ना अग्री किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को जो ये एबॉलिश किया जा रहा है, इन्हें थोड़ा सा सिस्टमैटिकली काम करवाना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन फाइनली बनकर तैयार होता है। तो कुल मिलाकर सीन बस ऐसा है कि पहले इन्हें बहुत परेशान किया जाता था, ठीक है, इनकी लाइबिलिटी क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बन जाती थी। तो उन सब से निकालने के लिए ये एक्ट बना। एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टिल अगर 1% भी चांस है तो मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू आपको दे दिया, ठीक है। चलो, तो ये बोरिंग प्रेजेंटेशन में हिस्ट्री यही सब लिखी है। आ जाओ, ऑब्जेक्ट एक्ट का नाम बताओ क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। ब्रैकेट में क्या था? रेगुलेशन एंड अबॉलिश, ठीक है। तो काम क्या होगा? रेगुलेट करना, ठीक है। क्या काम होगा? एबॉलिश करना। क्या रेगुलेट करना? इनके एम्प्लॉयमेंट को, इनके कॉन्ट्रैक्ट को क्या एबॉलिश करना? जो भी मैटर जो इनके अगेंस्ट होता है, ठीक है। चलो, तो यहां सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, रेगुलेट एबॉलिश करना क्या? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को इन सर्टेन केसेस। क्या करना चाहते हैं? इस एक्ट को हमने क्यों बनाया है? इसीलिए बनाया है ताकि उनका जो एक्सप्लॉइटेशन है इसको हम रोक सके, ठीक है। एबॉलिश कॉन्ट्रैक्ट लेबर, रेगुलेट, बार बार एक ही चीज बोल रही है कि आपकी बुक भी, तो प्लीज जो वो नाम है ना एक्ट का, उसमें रेगुलेट और एबॉलिश जो दो टर्म है ना, वो इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट मैंने आपको पढ़ाया, तो फैक्ट्रीज एक्ट में मैंने आपको बताया था 3 ऑब्जेक्ट, सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर। तो सेम यहाँ पर भी यही समझो, ठीक है। रेगुलेट करना इनके एम्प्लॉयमेंट का, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उसको, और क्या करना है? एबॉलिश करना जो भी इसके अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन वगैरह हो रहे हैं। डन, यही सारी चीजें। चलो, यहां से आ जाओ, जो ठोस चीजें पढ़ेंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है किस में एप्लीकेबल है? बताओ किस में एप्लीकेबल? होल ऑफ द इंडिया, उन स्टैब्लिशमेंट में लगेगा जिसमें कितने लोग काम करे? 20 या 20 से ज्यादा वर्कमैन काम करे, ठीक है। ऑन एनी डे, सेम बातें बोल रहे। बस फैक्ट्रीज एक्ट में क्या पड़ा था मुझे जरा बता दो।
वेरी गुड। वहां पे हमने यूज ऑफ द पावर पढ़ा था, एड ऑफ द पावर पढ़ा था, मतलब मशीनों का यूज। यहाँ पे मशीनों वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर, लेबर्स का ही काम हो रहा है, तो भैया मशीन कहाँ है? ठीक है, तो यहाँ पे लेबर्स की बात हो रही है। वो स्टैब्लिशमेंट जहाँ पे 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। वो कॉन्ट्रैक्टर, वो ठेकेदार जो 20 से ज्यादा वर्कर्स को, है ना, 20 से ज्यादा वर्कर्स की डीलिंग करवाता है, ठीक है, उसको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? वो स्टैब्लिशमेंट जहां पे 20 से ज्यादा वर्कर हैं, उन्हें करवाना पड़ेगा। फिर से रीड करिए, 20 वर्कर एम्प्लॉयड वर एम्प्लॉयड एनी डे, सेम वही बात है। 12 महीनों में एक दिन भी अगर 20 से ज्यादा होते हैं, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपके कंपनी में, आपकी फैक्ट्रीज में काम करते हो, तो आपको फॉलो करना है। वो कॉन्ट्रैक्टर भी फॉलो करेगा जो इन 20 से ज्यादा वर्कर से काम करवा रहा है। डन। तो मेरी फैक्ट्री है, मुझ में 20 से ज्यादा वर्कर कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हैं, मेरी फैक्ट्री को फॉलो करना है। वो कॉन्ट्रैक्टर है जो मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और 20 लोगों की सप्लाई करवाता है ना, हायरिंग करवाता है, मेरी हेल्प करता है, तो उन्हें भी ये फॉलो करना है। समझ में आ गया क्या? चलो, फिर यहाँ पर वही घिसी पिटी बातें, स्केप है, रिपीटेशन है। आ जाओ। हर एक्ट की अपनी एक डेफिनेशन होती है, हर एक्ट में डेफिनेशन पढ़ेंगे, तय है। कुछ डेफिनेशन रिपीटेटिव है, ये लोग बार बार नहीं बताएंगे, बोलेंगे भैया इसका जो डेफिनेशन है ये फैक्ट्री एक्ट में हमने पढ़ रखा है। चलो, सबसे पहले अगर पूरे एक्ट में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यूज होगा तो समझ जाना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या? दो टाइप की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वापस, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोला तो सेंटर और स्टेट। एक्ट अगर पूरी इंडिया में लग रहा है तो कौन सी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी उसकी? सेंटर। किसी पर्टिकुलर स्टेट में है तो क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल देख के बता रहा है, स्टैब्लिशमेंट अगर किस में आ रहा है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो कि नेशनल लेवल में लगता है, तो भैया सेंटर गवर्नमेंट। अदर में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट। कंसेप्ट क्लियर है? क्यों बोला है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? क्योंकि भैया सेंटर भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, सिचुएशनल है। पहला समझ में आया? चलो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि पूरा एक्ट का नाम इसी पे तो बेस्ड है, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझने की जरूरत है। आ जाओ। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मेन मीनिंग समझा चुकी हूं। मेन मीनिंग क्या है जरा मुझे बताओ? इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो आ रहा है, ठीक है। चलो, मीनिंग, वर्कमैन इज सेड टू बी एम्प्लॉयड एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर व्हेन ही इज हायर टू डू इन या फॉर एस्टेब्लिशमेंट। मेरे एस्टेब्लिशमेंट में मैंने किसी को हायर किया, लेकिन ये कैसे हायर किया? मैंने खुद डायरेक्टली हायर नहीं किया, मैंने किसके थ्रू किया? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ठीक है। मुझे, है ना, पार्किंग के लिए, पार्क का काम करवाने के लिए गार्ड को ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही थी, हमने भैया एजेंसी को रख लिया, भैया एजेंसी तुम देते रहे ना, तुम्हारा हेडेक, ठीक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। मैं पैसे किसको देती होंगी? क्या अंकल को देते होंगे? नहीं, हम पैसे किसको देते? एजेंसी को पैसे देते। भैया उनका काम है, वो कैसे देने वाले, छुट्टी वो डिसाइड करेंगे, क्या कैसे इनको मिलने वाले, हम छुट्टी नहीं डिसाइड करने वाले। अगर हमारे यहाँ पे अगर अंकल बोलते नहीं आएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे कि भैया तुम अपना बंदा भेजो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही फैक्ट्रीज में काम चलता है, क्योंकि डायरेक्टली वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें बहुत झंझट लगता है, उन्हें लगता है बहुत प्रॉब्लम जा रही है, हम डील नहीं कर पा रहे, इससे अच्छा कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कराओ, वही डंडा करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, लेकिन वो एक्सप्लॉइट भी बहुत करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि उनका एक्सप्लॉइटेशन का इशू है तो इसलिए ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए। डन। चलो, तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं, डायरेक्टली ये मेन एम्प्लॉयर के थ्रू अपॉइंट नहीं होते। एंड दिस कैन हैपन विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ द मेन प्रिंसिपल। मुझे जरा बताओ, विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ द मेन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? उनके नॉलेज में हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। कोई भी नया बंदा है, हमें नहीं पता है, ठीक है। चलो, सबसे की फीचर्स इसमें क्या है? सबसे पहली बात क्या है? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर डू नॉट डायरेक्टली वर्क, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आता है। पेमेंट सिस्टम, कौन पेमेंट देता है? मैं डायरेक्टली उन्हें पेमेंट दूंगी क्या? नहीं। पेमेंट, वेजेस, जो भी पेमेंट होगी किसके थ्रू होगी? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। मेन कंपनी, मेन फैक्ट्री नहीं देती है। हेंस their name do not appear on the company's official payroll master roll, मतलब कि जो कंपनी का मास्टर रिकॉर्ड होगा उसमें उनका नहीं होगा। समझते हो? कच्चा पक्का का काम समझते हो, है ना, कि भैया हमारा काम अभी कच्चे का, अभी हम पक्की नौकरी हमारी नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड पेरोल में उनका नाम नाम जुड़ा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हो तो टेंडर के थ्रू आते हो, जैसे तुमने सुना होगा बहुत सारे लोग एमपीवी में काम करते हैं, ठीक है, तो जो एमपीवी में काम करने वाले तो टेंडर के थ्रू भी काम कर रहे होते, मतलब सब लोग एमपीवी में काम करने वाले सरकारी नहीं है। इसका मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट, हर साल टेंडर बैठता है, ठेका बैठता है, जिसको ठेका मिलेगा वो लोगों काम कर रहे होते हैं। तो फैक्ट्रीज में भी ऐसा ही है, कॉन्ट्रैक्टर मेन होता है, कॉन्ट्रैक्टर बदले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने साफ बोला भैया ये मेन कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इनका नाम नहीं होता है। वर्कर रिलेशन, दे आर इंगेज फॉर अ स्पेसिफिक वर्क सर्विस एस्टेब्लिशमेंट थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर, देयर एम्प्लॉयमेंट डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट बिटवीन, भैया एक तरफ मैं मेन प्रिंसिपल और वो ठेकेदार, हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है,
उनके साथ मेरा क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नहीं। दैट वॉज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। क्या समझ में आ रही है बातें? अब बस बोरिंग प्रेजेंटेशन में तुम्हारी बुक का है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं एक बार रीड करूंगी। वर्कमैन डीम टू बी एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट लेबर तब बोलेंगे इन या कनेक्शन विद द वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट व्हेन ही इज हायर्ड। उसकी जो हायरिंग हुई है वो हायरिंग कैसे हुई है? थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। पहला पैराग्राफ समझ में आया? दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय से एकदम डिफरेंट होता है, क्योंकि एम्प्लॉय रजिस्टर में हमारा एक एम्प्लॉय का रजिस्टर होगा जिसमें सारे एम्प्लॉय के नाम लिखे होंगे। ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उनके नाम हमारे इसमें नहीं लिखे, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो किसके साथ है? कॉन्ट्रैक्टर के साथ। ठीक है, तो एम्प्लॉय जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में होता है प्रिंसिपल एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। वेजेस पेमेंट इनका बिल्कुल डिफरेंट होता है। एम्प्लॉय को मैं सैलरी दूंगी, लेकिन इन वर्कर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर इनको मैं सैलरी नहीं दूंगी। वर्कमैन डीम टू बी कॉन्ट्रैक्ट लेबर व्हेन ही इज हायर्ड इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिशमेंट थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर नाइदर ऑन अ पेरोल, पेरोल में नहीं नाम होता है, मास्टर रोल में इनका नाम नहीं होता है। कुल मिलाकर इनकी हमसे डायरेक्ट डीलिंग नहीं है। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये पूरा एक्ट इनके लिए बना है। डन? चलो अब आ जाओ, कौन है कॉन्ट्रैक्टर? मतलब किसकी बात हो रही है? उस ठेकेदार की बात हो रही है। कौन है कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट मींस एक पर्सन अंडरटेक प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। मुझे जरूरत है, मेरी एस्टेब्लिशमेंट मेरी फैक्ट्री को जरूरत है लेबर्स की, वो इंसान जो मुझे ये सारी फैसिलिटी देता है। क्या बात समझ में है? सप्लाई ऑफ द गुड्स और द आर्टिकल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सच एस्टेब्लिशमेंट थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट। ये जरा लैंग्वेज पढ़ो। मेरा मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर बस वो नहीं है जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर वो भी है जो क्या कर रहा है? लोग भी सप्लाई कर रहा है, लेबर सर्विस भी हमें दे रहा है। समझ में आया? चलो, हु सप्लाई द कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी काम के लिए। ठीक है, इंक्लूड्स सब कॉन्ट्रैक्टर भी, ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब अलग अलग केसेस के कंक्लूजन से समझा रहे भैया कॉन्ट्रैक्टर कौन है। कॉन्ट्रैक्टर इंगेज कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी इसमें आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर जो सप्लाई कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट लेबर टू एस्टेब्लिशमेंट वो भी आ जाएगा। द प्रोड्यूसर गिवन रिजल्ट ही हायर्स द लेबर इन कनेक्शन विद द वर्कर। कुछ नहीं, अलग अलग डेफिनेशन, सॉरी अलग अलग केसेस से कंक्लूजन की तरफ ये लोग जा रहे हैं और बोल रहे हैं भैया ये सब कॉन्ट्रैक्ट है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी है, लेबर की सप्लाई भी करता है, हायरिंग करवाता है, सब कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। ये क्या होता है? पीस वेजेस समझते हैं? क्या होता है बताओ? एक होता है टाइम के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है पर पीस के हिसाब से, पर प्रोडक्ट के हिसाब से। हाँ, कितना काम करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कितने फर्नीचर बना रहे हो तुम, है ना, पर पीस के हिसाब से। तो टाइम भैया सुबह आना, 4 घंटे 8 घंटे काम करना। तो अलग अलग टाइप के वर्कर्स होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जो पर पीस के हिसाब से करते हैं। इन्होंने कहा ये सब है ना कवर हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर में। बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? चलो, कंट्रोल इंडस्ट्री समझना। इंडस्ट्री ने लिखा है, क्या लिखा है? कंट्रोल। कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल। कंट्रोल इंडस्ट्री मतलब वो इंडस्ट्री जो यूनियन कंट्रोल कर रही है, जो सेंट्रल एक्ट ने डिक्लेयर करके रखा है किसके लिए? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तीन बातें इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल इंडस्ट्री मतलब क्या? जो सरकार कंट्रोल कर रही है, सिंपल भाषा में। डेफिनेशन में क्या लिखा है? जो यूनियन कंट्रोल कर रही है, यूनियन एक्ट ने डिक्लेयर करके रखा है, और क्यों कर रही है? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। मेरी कोई फैक्ट्री है, एस्टेब्लिशमेंट है, जो जनता के लिए पब्लिक इंटरेस्ट वाला काम कर रही है, सरकार को लग रहा है इसको कंट्रोल करना तो कर लेगी। समझ में आ रही है बातें? ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करे तो वो कंट्रोल कर सकती है। स्टेब्लिशमेंट, तुम नोटिस करो यहाँ पे फैक्ट्री टर्म यूज नहीं कर रहे, वहां फैक्ट्री फैक्ट्री बोल रहे थे, यहाँ स्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक्ट की अपनी एक डेफिनेशन होती है। तो इनके हिसाब से स्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या है? स्टैब्लिशमेंट मतलब कोई भी ऑफिस डिपार्टमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, लोकल अथॉरिटी का हो, कोई भी प्लेस, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर, ऑक्यूपेशन जिसमें भी कैरी हो रहा है। स्टैब्लिशमेंट मतलब सारी चीजें, प्राइवेट भी कवर हो गया, पब्लिक भी कवर हो गया। स्टैब्लिशमेंट मतलब सब कुछ, गवर्नमेंट वाला भी प्रोमाइसेस कवर हो गया, प्राइवेट वाला भी। पर्पस क्या है? इन्होंने कहा शिप वेसल इन विच रिपेयर वर्क। कुछ याद आ रहा है? अभी फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा था, फैक्ट्रीज एक्ट में हमने डॉक पढ़ा था। ठीक है, शिप वेसल रिपेयर वर्क भी हो रहा है, तो वो भी, वो जो रिपेयरिंग का काम चल रहा है जिस जगह पे चल रहा है डॉक पर, वो भी क्या है हमारे लिए? स्टैब्लिशमेंट है। ठीक है, साइट प्लेस नॉट बिलोंगिंग टू प्रिंसिपल, जरूरी नहीं है वो मेन प्रिंसिपल से बिलोंग करता है, लेकिन वहां पे काम तो चल रहा है, but will not stand in any way of the application of the act holding the particular place of site। पर्पस क्या है? इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, ऑक्यूपेशन ये हो रहा है। ठीक है, तो स्टैब्लिशमेंट है। ये नहीं हो रहा है तो स्टैब्लिशमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? फिर से इन्होंने रिपीट बताया, पर्पस यही है, ये सब है तो आप स्टैब्लिशमेंट में कवर हो गए, अदरवाइज नहीं। समझ में आया? चलो, क्या लिखा है? प्रिंसिपल
एम्प्लॉयर। मुझे बताओ फैक्ट्रीज एक्ट में टर्म यूज हो रहा था ऑक्यूपायर, कौन था ऑक्यूपायर? कंट्रोल कर रहा था। इन्होंने बोला हम ऑक्यूपायर टर्म यूज नहीं कर रहे, हम क्या टर्म यूज कर रहे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है चलो, कौन है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर? मींस ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जो कंट्रोल कर रहा है। फैक्ट्री में ओनर और ऑक्यूपायर बोल दिया, अगर फैक्ट्री हो तो ऑक्यूपायर को ही बोलेंगे प्रिंसिपल। अगर वो माइनिंग का काम है तो उसका ऑफिसर या उसका एजेंट, सॉरी उसका ओनर या फिर उसका एजेंट, ओनर खुद कर रहा है या फिर एजेंट से काम करा रहा है। अदर एस्टेब्लिशमेंट, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर समझ में आ रहा है क्या? बस हर एक्ट के अकॉर्डिंग ये लोग थोड़ा थोड़ा नाम बदलते जाएंगे लेकिन अंदर के कंटेंट सिमिलर होते हैं। डन। चलो, कौन है ऑक्यूपायर? उन्होंने कहा ऑक्यूपायर हम नहीं बताएंगे फिर से, क्यों? फैक्ट्रीज एक्ट में डिटेल में पढ़ा। ठीक है। इन्होंने बोला वेजेस क्या होते हैं? उन्होंने कहा वेजेस नहीं बताएंगे, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अभी नहीं पढ़ा, आगे पढ़ोगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में बता के रखा है। चलो, कौन है वर्कमैन? आप क्या समझते हो मीनिंग, क्या समझते हो? एक होता है मीनिंग, एक होता है डेफिनेशन। मीनिंग बताओ। वर्कमैन काम करने वाला, वर्कर। आ जाओ। एनी पर्सन, वही जो काम कर रहा है, वर्कर ही बोलेंगे। वहां वर्कर पढ़ा था हमने, हमने फैक्ट्रीज एक्ट में टर्म क्या सुना? वर्कर। यहाँ पे वर्कमैन बोल दिया। कुल मिलाकर बस मैं आपको बता रही हूँ टर्म्स थोड़े से अलग हैं लेकिन कंटेंट सेम है। वर्कमैन मींस वो पर्सन जो एम्प्लॉय है स्टैब्लिशमेंट में, कोई स्किल वाला काम कर रहा है, कोई सेमी स्किल वाला काम कर रहा है, कोई अनस्किल काम कर रहा है, सुपरवाइजरी, टेक्निकली, क्लरिकल वर्क जो हायर किया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ये सब के सब क्या है? वर्कमैन है, बोल सकती हूँ वर्कर है। ठीक है चलो, मैनेजर और एडमिनिस्ट्रेटिव वाला भी काम कर रहा है, मैनेजमेंट भी कर रहा है, वो भी वर्कर है। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं, जो हम बोलते हैं कि नहीं भैया वर्कर मतलब एकदम लेबर क्लास हमें क्लिक होने लगता है, नहीं। वर्कर मतलब जो भी काम कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट में सब वर्कर है। ठीक है, तो मैनेजर काम करने वाला भी, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने वाला भी, जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहा है, जिसको कितना मिल रहा है? 500 से ज्यादा। ये 500 क्या होता है आज के जमाने में? एक्ट बहुत पुराने हैं। जरा मुझे बताओ कि किस ईयर में बना था ये? 1850 में सजेशन दिया गया था, बना ये आफ्टर इंडिपेंडेंस ये 70, 1970 वो हिस्ट्री थी। 1970 में फाइनली बना। तो इन्होंने कहा उस टाइम पे बच्चों 500 रुपए कमाना भी ना बड़ी बात हुआ करती थी। ठीक है, तो उस जमाने में 500 सोचो, अभी का 500 तो भैया लेबर भी इतना, इससे ज्यादा ही कमा रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा है? एक्सीडिंग दी, क्या लिखा है? सुपरवाइजरी कैपेसिटी। उन्होंने अच्छी पोजीशन बताई और क्या बताया? जो महीने का कितना कमा रहा है, महीने का कितना कमा रहा है? 500। ठीक है, ड्यूटीज अटैच टू ऑफिस, इनका ये भी वर्कर है। हम पढ़ रहे हैं वर्कमैन में कौन आता है? वर्कमैन में मैनेजमेंट का काम, जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो वो ये कह रहे हैं एक स्टैब्लिशमेंट में जो मैनेजमेंट संभाल रहा है वो भी वर्कर है, जो सुपरवाइजरी संभाल रहा है बीच वाला वो भी वो है। हु इज द आउट ऑफ द वर्कर, मतलब जो यहाँ स्टैब्लिशमेंट में काम नहीं कर रहा है, फैक्ट्री के बाहर वाला काम कर रहा है, जो कभी कभार काम करते, सीजनल काम करते, कॉन्ट्रैक्ट बेस करते, प्रोजेक्ट बेस करते, वो भी क्या है? वो भी वर्कमैन है। मंथ। ठीक है चलो, पर्सन टू होम एनी आर्टिकल मटेरियल गिवन आउट बाय बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉय मेड अप, क्लीनिंग, वॉशिंग, ऑल्टर, ऑर्नामेंट, इन सब के लिए छोटे मोटे काम के लिए आ रहा है, ये सब भी क्या है? वर्कमैन है। तो वर्कमैन की डेफिनेशन में सब, वहां भी सब कवर हो रहे थे, यहाँ भी बस वहां पे वर्कर था और यहाँ पे क्या था? वर्कमैन। डन। क्या लिखा है? दो बोर्ड है एडवाइजरी बोर्ड, एक है सेंट्रल लेवल में और एक है स्टेट लेवल में। जो सेंट्रल लेवल में पढ़ोगे सेम स्टेट लेवल में। ठीक है चलो, पहले इन्होंने बता दिया सेंट्रल लेवल की एडवाइजरी बोर्ड, फिर क्या बताया? स्टेट लेवल की। ठीक चलो, नाम से काम समझो। जरा मुझे बताओ, एडवाइजरी बोर्ड है ये, एडवाइज करेगी, सेंटर गवर्नमेंट को एडवाइज करेगी। क्या एडवाइज करेगी? भैया कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को कैसे रेगुलेट करना है, उनसे साथ जो गलत हो रहा है उनको कैसे एबॉलिश करना है, यही बात है। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो सेंट्रल बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड को बनाने वाला कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट बोर्ड को बनाने वाला कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। यही सब बातें। चलो, जिनका नाम बताया गया है स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड, पूरा नाम अच्छे से बता के रखा है। क्या काम है उनका? इनका काम है एडवाइस देने का सेंट्रल गवर्नमेंट को। किससे रिलेटेड एडवाइस देती? मैटर, वही एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल से रिलेटेड। ठीक है, देन क्या कॉम्पोजिशन है? इस सेंटर बोर्ड में बैठता कौन है? एक चेयरमैन बैठेगा, एक चीफ लेबर कमीशन बैठेगा। ठीक है, नंबर, सच नंबर ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग, कितना? क्या लिखा है? 17 बट नॉट लेस देन 11। तो क्या बोल सकते हो? 11 से 17 के बीच में जितने लोग की जरूरत है उतने लोग को बैठाओ भाई सेंटर में। डन। नीचे आ जाओ, स्टेट क्या बोलता है? आओ, कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। क्या फंक्शन है इनका? स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस देना इससे रिलेटेड। क्या कॉम्पोजिशन है? चेयरमैन बैठेगा, अपॉइंट स्टेट करेगा। ठीक है, लेबर कमिश्नर यहाँ पे बैठेगा, सच नंबर नॉट एक्सीडिंग, कितना लिखा है? 11, नॉट लेस देन 9।
स्टेट है, छोटा है, 9 से 11 के बीच में जितने की रिक्वायरमेंट हो। समझ में आ रही है बातें? क्या लिखा है? पावर है, क्या कर सकते हो? कमिटी। नॉर्मल कंपनीज एक्ट पढ़ा था, जरूरत के हिसाब से कमिटीज बना रहे हो। सेंटर स्टेट बोर्ड, तुमको अगर जरूरत लग रही है तो कमिटीज बनाओ कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम के लिए, दैट्स इट। कंसेप्ट क्लियर? चलो, क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन, किसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो? स्टैब्लिशमेंट। इस पूरे चैप्टर में इन्होंने क्या बोला है बच्चों? 2 मिनट, चलो तो बात करें। हाँ, स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट किस पूरे चैप्टर में फैक्ट्री टर्म यूज किया कि स्टैब्लिशमेंट? स्टैब्लिशमेंट है वैसी चीजें, है ना? तो जो भी स्टैब्लिशमेंट है प्लीज उनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आपके स्टैब्लिशमेंट में कौन काम कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं। ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल थे? जिसमें जिसमें कितने लोग काम करते हैं? कितने वर्कमैन काम करे? 10 की 20? 20। अब समझना कंफ्यूजन क्या होती है। इसका डेटा उसका डेटा हो जाएगा और कुछ नहीं। फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ा था 10 विथ मशीन, 20 पढ़ा था विदाउट मशीन। यहाँ 20-20 ही है। यहाँ बोला था वो स्टैब्लिशमेंट और वो कॉन्ट्रैक्टर दोनों को करना पड़ेगा 20-20। इसमें कोई मशीन मशीन की बात नहीं हो रही थी, ठीक है? लेकिन आगे चल के मशीनों की बात होगी तो बस इधर का उधर होता है। बस प्रॉब्लम ये होती है, जो भी चीजें तुम्हें लगती है कि कंफ्यूज होंगी तो फिर उसको आप क्या करोगे? चैप्टर के स्टार्टिंग में जो नाम जहां है ना, वहां स्टिकी नोट्स के थ्रू लगाओगे, ताकि जब चैप्टर बदलोगे तो तुम्हें पहले वो दिखेगा और दिमाग में याद आ जाएगा इस चैप्टर में ना ये वाली बात याद रखनी है। समझ में आ रही है बातें? तो दो चीजें ऊपर जाएंगी, एक जो मैंने मीनिंग बताया है ना, जो भी टॉपिक्स में कंफ्यूजन होगी, और दूसरा ये भी आपका जाएगा। कर लोगे क्या? चलो आ जाओ, क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो भी स्टैब्लिशमेंट है उनको रजिस्ट्रेशन करना है। अब देखो ये प्रोसेस है, मैं चाहूं तो आपको रीड करने को दे दो पूरी प्रोसेस, लेकिन मैं इसको नहीं दूंगी, तो मैं फटाफट वाला रीड करवाऊंगी, छोटा छोटा फटाफट वाला, ठीक है? ले लो, पहले फोटो ही ले लो तुम लोग, पहले इतने का ले लो। प्रोसेस है स्टिकी नोट्स में शॉर्ट में करने का, ठीक है? हो गया? ठीक, पहले ये एक बार कर लो। हो गया? वापस जाऊं ऊपर, फिर से कर लो एक बार। सेक्शन 6, 7, 8, 9, फिर उसके बाद 10, 11, 12, ये सेक्शंस देख लो, ठीक है? प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने की, ठीक है? आओ, क्योंकि अभी तुम इन सारी प्रोसेस से भी इतना सिमिलर है ना, फेमिलियर नहीं हुए, क्योंकि कंपनीज एक्ट के तो हो गए हो, ठीक है? सिविल में आ जाओ। किसको करना है? सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला भैया हमने एक ऑफिसर अपॉइंट करके रखा है। गवर्नमेंट ने क्या बोला? हमने एक ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है जिसके पास आप जाकर रजिस्टरिंग करोगे। गवर्नमेंट अपॉइंट द ऑफिसर, जिसे हम गैजेट ऑफिसर बोलेंगे, ठीक है, टू रजिस्टर द एस्टेब्लिशमेंट। एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिसे बोला जाता है गैजेट ऑफिसर, जो तुम्हारी स्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर करेगा। द वर्किंग एरिया पावर आर, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी भैया तुम्हारा कौन कौन सा एरिया तुमको रजिस्ट्रेशन करना है। पहला पॉइंट कलर है सेक्शन 6। सेक्शन 7 बोलता है एवरी प्रिंसिपल एम्प्लॉय, अब तुम सबकी स्टैब्लिशमेंट है, हर स्टैब्लिशमेंट के तुम मालिक हो, एम्प्लॉयर हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉय, रजिस्टर देयर स्टैब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर इज एम्प्लॉय। तुम्हारे अगर उसमें 20 वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो तुम्हें आके मेरे पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना है। समझ में आया? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड, पहले आप पूरी एप्लीकेशन दोगे, डॉक्यूमेंट के साथ दोगे, मैं सारी चीजें चेक करूंगी और फिर वेरीफाई करके तुम्हें डन कर दूंगी। लेटर रजिस्ट्रेशन में भी एक्सेप्टेड इफ रीजन वैलिड होगा, मतलब जिस दिन 20 हुआ, हमने क्या पढ़ा पिछले 12 महीने में एक दिन भी अगर हुआ तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था। लेट होते हो, वैलिड रीजन देते हो, सफिशिएंट कॉस्ट देते हो, मान लिया जाएगा। चलो रजिस्ट्रेशन हो गया, कैंसिल कर रहे हैं। रिवोक मतलब क्या होता है? कैंसिल। क्यों कैंसिल करे? इफ रजिस्ट्रेशन वाज ऑब्टेन, कैसे किया था? फ्रॉड, ठीक है, फॉल्स इंफॉर्मेशन, बिकम इनइफेक्टिव, ऑफिसर कैन कैंसिल। बाद में अगर हमें पता चलता है भैया कुछ गड़बड़ भी थी तो कैंसिल भी कर देंगे। चलो, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या? इफ नो रजिस्ट्रेशन द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कैन नॉट, तुम कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट नहीं कर सकते। इवन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट लेबर अगर हो गया कॉन्ट्रैक्ट लेबर, अब आप थोड़ी ना उन्हें अपने यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हो। समझ में आया? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो क्या होगा? आप इन टाइप के लेबर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते। कैंसिल करने के बाद भी ये काम नहीं कर सकते हो अगर पहले था तो। Prohibition on the employment of the contract labor. Government can ban the contract labor if in the process and operation if we find, अगर कुछ भी ऐसा मिलता है क्या, essential या regular for the business,
अगर हमें लग रहा है कि भैया आपका टाइप का जो काम है वो एसेंशियल है, कि भैया आपका काम रेगुलर टाइप का है, तो क्यों आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम करवा रहे हो, ठीक है, जो बदलते रहते हैं। काम परमानेंट नेचर का है, काम अगर रेगुलर एम्प्लॉय करेंगे तो ही होगा, समझना थोड़ा सा, ठीक है। कहीं ना कहीं पार्किंग का जो काम है, इसका एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, उसमें बहुत ज्यादा स्किल्स की तो जरूरत है नहीं कि आपको बहुत सिखाना पड़ेगा, फिर आप ट्रेंड हो जाओगे तो बार बार सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर कोई भी नया बंदा आकर वो काम कर सकता है ना। लेकिन मैं कह रही हूँ आपका काम थोड़ा सा स्किल्ड वाला है, पहले आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तब जाके अचानक से बंदा बदल गया, कल दूसरा बंदा रहा, तीसरा, तीसरे दिन फिर अलग बंदा रहा, हर दिन लोग अगर चेंज होते जा रहे तो आपका काम नहीं हो सकता। अगर आपकी वर्किंग कुछ इस टाइप की है कि रेगुलर से काम चलेगा, परमानेंट टाइम का काम है तो ही चलेगा, रेगुलर एम्प्लॉयज ही करेंगे क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो जाएगा तो थोड़ा सा बेटर कर पाएंगे, तो इस टाइप के इस्टेब्लिशमेंट में गवर्नमेंट चाहे तो क्या बोल सकती है, प्रोहिबिटेड है, आप किस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर नहीं रखोगे, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं रखोगे। समझ में आ रहा है? चलो, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज फाइनल, गवर्नमेंट जो बोलेगी वही फाइनल होगा। अब आ जाओ, इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को, जो वो ठेकेदार होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, उन्हें ना ये सर्विस देने के लिए ना लाइसेंस लेना पड़ता है। किसको? कॉन्ट्रैक्टर को, ठेकेदार को, ठीक है। अपॉइंटमेंट लाइसेंसिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट अपॉइंट ऑफिसर टू ग्रांट, गवर्नमेंट ने सेम स्टैब्लिशमेंट को रजिस्टर करने के लिए गैजेट ऑफिसर को अपॉइंट किया है, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस देने के लिए भी ऑफिसर है, ठीक है। चलो, वो कैसे देगा? नो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर विदाउट लाइसेंस, जब तक वो लाइसेंस नहीं लेगा उस ऑफिसर से, कौन सा वाला ऑफिसर जो ऊपर अपॉइंट हो रखा है, ठीक है। लाइसेंस मेंशन कंडीशन उसमें सब लिखा होगा कि भैया जिन लेबर्स को आप, है ना, किसी और को सप्लाई करते हो, उनके वर्किंग आवर्स क्या है, वेजेस क्या है, फैसिलिटी क्या है, डिपॉजिट ऑफ द सिक्योरिटी अमाउंट क्या प्रॉपर ले रखा है, ये सारी चीजें कवर होती है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? पक्का? ये थी प्रोसेस जो मैंने तुम्हें बता दिया, ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा क्योंकि बातें पूरी कंप्लीट है इसमें। चलो, हेडिंग बताओ क्या लिखा है। स्टैब्लिशमेंट में आपको वेलफेयर का ख्याल रखना और हेल्थ का, कुछ याद आ रहा है? कैंटीन, रेस्ट रूम, other facilities, first aid facility, liability of the principal employer, certain cases, responsibility for the payment of the wages, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये आपका रीडिंग में जाएगा, क्योंकि बच्चों ये नहीं पढ़ाने वाली मैं आपको, पिछले चैप्टर्स में भी इस टाइप का कंटेंट था, रीडिंग में जा रहा है, ठीक है। चलो, क्या लिखा है? पहली हेडिंग, इंस्पेक्टर आता है इंस्पेक्शन करने और आप क्या कर रहे हो? रोक रहे हो उसे, ठीक है। कैसे रोक रहे हो? उसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, उसे कहीं जाने नहीं दे रहे हो, जबकि इंस्पेक्टर तो एक्सेस वगैरह हर जगह कर सकता है, रोक रहे हो। तो अगर तुम उनको हर्डल क्रिएट कर रहे हो, दैट मींस आप पे पेनल्टी लगी, तो यहाँ पेनल्टी भर भर के दे रखी है, ठीक। अब हर चैप्टर में पेनल्टीज आएंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और अलग अलग काम के लिए पेनल्टीज होती है तो दिक्कत होती है। बस याद रखना पेनल्टी किन किन केसेस में लगना है। अगर ऑफिसर को उसका काम करने से रोका तो पेनल्टी, और कब लगेगी पेनल्टी? जो ये एक्ट बोल रहा है उनके प्रोविजंस को क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रावेंट कर रहे हो तो पेनल्टी। अदर ऑफेंसेस भी है, ठीक है, जो स्पेसिफाइड है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, बताया नहीं है लेकिन, ठीक है। अगर कंपनी ने ऑफेंस किया तो पेनल्टी, ठीक है, लिखा है। मतलब क्या? सीरियस मैटर्स देखे होंगे तुमने, है ना, उसके लिए अलग से पेनल्टीज। लिमिटेशन प्रोसिक्यूशन मतलब क्या? हर जगह अपील करने की, केस फाइल करने की, हर एक चीज की एक लिमिट होती है, केस फाइल करने की लिमिट होती है, तो भैया इन सब का ध्यान रखा जाएगा। कुल मिलाकर बस ये बोला है कि कॉग्नाइज ऑफेंस पनिशेबल अंडर द एक्ट अनलेस द कंप्लेन, अगर लिमिट के बाहर है, जो कि 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ, भैया कंप्लेन करनी तो 3 महीने के अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे केसेस को हम नहीं देखने वाले, केस पुराने हो जाते हैं। अब पूरा लिमिटेशन एक्ट पड़ा है, तुम्हें रीजन पता है क्यों लिमिट में आने का, ठीक है। फिर बोला है एक इंस्पेक्टिंग स्टाफ, एक होता है इंस्पेक्टर, है ना, इंस्पेक्शन करेगा। क्या इंस्पेक्शन करेगा? याद आ रहा है? एंटर कर सकता है प्रेमाइसेस में, एग्जामिन करेगा प्रेमाइसेस को, ठीक है, वर्किंग वर्कमैन को देखेगा, सीज करेगा अगर कुछ भी लगेगा। अदर पावर्स, कुछ याद आया? इंस्पेक्टर वाले सेम काम। चलो, क्या लिखा? रजिस्टर अदर रिकॉर्ड। स्टैब्लिशमेंट तुम्हें ये सारे रजिस्टर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और इंस्पेक्टर आकर ये सब देख सकता है, उसे अगर कुछ गड़बड़ लगा तो सीज भी कर देगा। समझ में आया चैप्टर? क्या था ये चैप्टर बताओ? इजी?